पिछले सिर्फ 19 दिनों में भारत के 6 राज्यों में 16 बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs की मौत हो चुकी है। 16 मौतें 19 दिन में? हाँ, जब मैंने ये आंकड़ा पहली बार पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ये किसी महामारी जैसा लगता है, किसी प्रशासनिक प्रक्रिया जैसा नहीं। सही बात है। चलिए इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस समय देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का काम चल रहा है। सुनने में ये बहुत जरूरी और मतलब सीधा साधा काम लगता है। वोटर लिस्ट को अपडेट करना, घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना, लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन जो दस्तावेज हमारे सामने है वे एक अलग ही, कहीं ज्यादा भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं। राज, हमारी चर्चा का मकसद शायद इसी भयावह तस्वीर की परतों को खोलना है। पहली नजर में ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया की थकान से जुड़ी दुखद घटनाएं लग सकती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब मौतें अलग अलग राज्यों में एक जैसे पैटर्न में होने लगें तो सवाल उठता है, क्या ये मौतें अलग अलग दुखद घटनाएं हैं या ये किसी ऐसे सिस्टम की ओर इशारा कर रही हैं जो अपने ही कर्मचारियों को तोड़ने पर तुला है? हम आज इसी की गहराई में जाएंगे। तो शुरुआत समस्या के पैमाने से करते हैं, क्योंकि ये आंकड़े ही अपने आप में कहानी कहते हैं। 19 दिन, 6 राज्य, 16 मौतें। राज्यों के हिसाब से देखें तो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में 4-4 मौतें, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2 और तमिलनाडु और केरल में 1-1 BLO की मौत हुई है। यहाँ रुककर एक बात सोचना जरूरी है, ये कोई एक इलाका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चिम में गुजरात से लेके पूर्व में बंगाल तक और मध्य भारत से लेके दक्षिण में केरल तक, जब एक जैसी वजहों से एक ही तरह के काम के दबाव में लोग अलग अलग कोनों में अपनी जान गंवा रहे हों, तो ये साफ हो जाता है कि समस्या किसी एक जिले के कलेक्टर या किसी एक राज्य की सरकार में नहीं है। तो समस्या सिस्टम में है। समस्या उस काम के डिजाइन में है, उस सिस्टम में है जो इन सब से ऊपर से चलाया जा रहा है। बिल्कुल। और शायद इस सिस्टम का सबसे क्रूर चेहरा हमें मध्य प्रदेश की कहानियों में देखने को मिलता है। यहाँ की घटनाएं सिर्फ दुखद नहीं है, वे हमें उस पूरी प्रक्रिया के अंदर झांकने पर मजबूर करती हैं। अच्छा। रायसेन जिले के एक BLO थे रमाकांत पांडे। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि वे अपनी मौत से पहले 4 रातों से ठीक से सोए नहीं थे। 4 रातें? जरा सोचिए, ऐसा क्या काम था? काम था 24 घंटे में 100 से 150 घरों का वेरिफिकेशन करना, उनके दस्तावेज जांचना, फॉर्म भरना और फिर देर रात तक चलने वाली मीटिंग्स में हिस्सा लेना। बाप रे। उनकी पत्नी का एक बयान है जो इस पूरे दबाव को एक लाइन में समेट देता है। वो कहती हैं, वो बस कहते थे टारगेट पूरा नहीं हुआ तो निलंबित कर देंगे, और फिर रात भर जागते रहते। डर, मतलब निलंबन का डर। हाँ, और एक रात ऐसी ही एक मीटिंग से लौटने के तुरंत बाद वे घर पर बेहोश होकर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे। ये सुनना भी मुश्किल है। यहाँ निलंबन का डर उनकी जान से बड़ा हो गया था। ये सिर्फ काम का बोझ नहीं है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक आतंक है। बिल्कुल। टारगेट पूरा करो वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। और जब आप पहले से ही शारीरिक रूप से टूटे हुए हो तो ये डर आपको मानसिक रूप से भी खत्म कर देता है। रमाकांत पांडे का मामला इसी का नतीजा है। और ये अकेला मामला नहीं है। दमोह के 50 साल के BLO सीताराम गोंड की कहानी तो और भी सीधी और दर्दनाक है। वो घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे थे और उसी दौरान उन्हें चक्कर आया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। काम करते करते ही। हाँ, मतलब काम करते करते अपने पैरों पर खड़े खड़े एक इंसान की जान चली गई। और रायसेन का एक तीसरा मामला है जो दिखाता है कि ये दबाव सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग पर क्या असर कर रहा है। नारायण सोनी, एक और BLO, 6 दिनों से लापता है। 6 दिनों से? हाँ, और उनका परिवार बस एक ही बात कह रहा है, वो टारगेट, मीटिंग और सस्पेंशन के डर से पूरी तरह टूट चुका था। तो यहाँ 3 अलग अलग लेकिन एक ही जड़ से जुड़ी कहानियां हैं। एक की मौत अत्यधिक काम और तनाव से हुई, दूसरे की काम के दौरान ही जान चली गई, और तीसरा उस दबाव को झेल नहीं पाया और गायब हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक ही समस्या के 3 अलग अलग भयानक परिणाम हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे स्रोतों में भोपाल के 2 और BLOs का जिक्र है, कीर्ति कौशल और मोहम्मद लाइक। दोनों को ड्यूटी पर दिल का दौरा पड़ा और वे अभी अस्पताल में हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तो ये सिर्फ 16 मौतों का आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे न जाने कितने और लोग हैं जो इस सिस्टम के बोझ तले दबकर टूटने की कगार पर हैं। मध्य प्रदेश की ये घटनाएं ये शारीरिक और मानसिक थकावट की हद दिखाती हैं। लेकिन जब हम गुजरात से आई रिपोर्ट्स को देखते हैं
तो पता चलता है कि ये हताशा एक और भी ज्यादा भयानक रूप ले रही है, मतलब? जहां लोग अपनी जान लेने पर मजबूर हो रहे हैं। सौराष्ट्र के एक बीएलओ थे अरविंद बढ़ेर। उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी सुसाइड नोट में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिसे पढ़कर मैं कुछ देर के लिए सुन रह गई थी। क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। एक मिनट रुकते हैं इस पर। मुझसे ये काम नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक इंसान की हार की स्वीकारोक्ति है। हाँ, ये उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जो एक व्यक्ति को इस हद तक धकेल देता है कि उसे अपनी जान लेना उस काम को करते रहने से ज्यादा आसान लगता है। इसमें कितनी बेबसी, कितना दर्द, कितनी निराशा छुपी है। और गुजरात में भी अकेली घटना नहीं है। वडोदरा की उषाबेन की एक मीटिंग के ठीक बाद मौत हो गई। तापी और खेड़ा में 2 और बीएलओस की हार्ट अटैक से मौत की खबर है। ऐसा लगता है जैसे हर जिले से एक जैसी ही खबर आ रही है। बिल्कुल, और ये निराशा का पैटर्न सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। जैसा आपने बताया, जब हम पश्चिम बंगाल की तरफ देखते हैं तो ये और भी गहरा हो जाता है। नदिया जिले की एक बीएलओ रिंकू का शव उनके घर की छत से लटका मिला। परिवार ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे तौर पर काम के दबाव को जिम्मेदार ठहराया। सीधे? हाँ, उनके शब्द थे, काम का दबाव वो इसे सह नहीं पाई। और हमारे सूत्र बताते हैं कि ये उस राज्य में इस एसआईआर ड्राइव से जुड़ी दूसरी आत्महत्या है। 2 आत्महत्याएं एक ही राज्य में, एक ही काम के दबाव में। हाँ, और यहीं पर मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। हार्ट अटैक और शारीरिक थकावट तो सिस्टम की क्रूरता के सीधे सबूत हैं। लेकिन आत्महत्याएं वो बताती हैं कि ये सिस्टम सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी मार रहा है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि इन कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह का मानसिक या भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम है? क्या कोई है जिससे वे बात कर सकें, कह सकें कि मैं टूट रहा हूं? ऐसा लगता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उन्हें बस टारगेट दिए जाते हैं, उन्हें पूरा ना करने पर धमकी दी जाती है। उनकी मानसिक स्थिति के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। और ये सिलसिला राजस्थान में भी ठीक वैसे ही जारी है। जयपुर के 48 साल के बीएलओ मुकेश जांगीर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। हे भगवान। उनके परिवार ने जो बताया वो उस रूटीन की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जिससे शायद ये सभी 16 लोग और अनगिनत दूसरे लोग गुजर रहे थे। क्या बताया उन्होंने? परिवार ने कहा, दिन भर फील्ड में काम, रात में मीटिंग, सुबह फिर ड्यूटी। वो पूरी तरह से टूट चुका था। और यही वो कॉमन धागा है जो इन सभी राज्यों की कहानियों को एक साथ पिरोता है। दिन भर काम, रात में मीटिंग, सुबह फिर ड्यूटी। वही पैटर्न। मुकेश जांगीर के परिवार के ये शब्द मध्य प्रदेश के रमाकांत पांडे की कहानी में भी फिट होते हैं और गुजरात की उषाबेन की कहानी में भी। ये एक ऐसा दुष्चक्र है, एक ऐसा जानलेवा फॉर्मूला है जो किसी भी इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए काफी है। सही बात है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि हम इतने विनाशकारी परिणाम देख रहे हैं। ये तो होना ही था। तो अब इस सवाल पर आते हैं कि ये काम का दबाव असल में है क्या? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो शायद हम किसी कॉर्पोरेट जॉब के स्ट्रेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। हमारे स्रोतों ने एक बीएलओ की दिनचर्या को जिस तरह से बयां किया है, उसे सुनकर ही घुटन होने लगती है। मैं इसे बिंदुवार बताती हूँ। जरूर। पहला, रोजाना 100 से ज्यादा घरों तक पैदल जाना। शहरों में शायद आसान हो, लेकिन गाँव में ये घर मीलों दूर हो सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, हर एक व्यक्ति के दस्तावेजों की बारीकी से जांच करना। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पते का सबूत। तीसरा, इन सभी फॉर्म्स को ऑनलाइन अपलोड करना, जिसके लिए अक्सर नेटवर्क और सही उपकरण भी नहीं होते। और ये अपने आप में एक बड़ा सिरदर्द है। हाँ, और चौथा और शायद सबसे क्रूर हिस्सा, दिन भर की इस मेहनत के बाद रात 11-12 बजे तक चलने वाली मीटिंग्स में शामिल होना। रात के 12 बजे तक? हाँ, और पांचवा, अगली सुबह फिर से समय पर रिपोर्टिंग करना। और इस सब के ऊपर क्या है? सराहना नहीं, इस सब के ऊपर है लगातार बना रहने वाला डर। काम में जरा सी भी कमी होने पर चेतावनी मिलना और टारगेट पूरा न होने पर सस्पेंशन की तलवार लटकते रहना। ये जो रात 11-12 बजे वाली मीटिंग की बात है, क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई कारण बताया गया है? ये इतना अमानवीय क्यों है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोतों के अनुसार ये मीटिंग्स दिन भर के काम की समीक्षा और अगले दिन के टारगेट तय करने के लिए होती हैं। अधिकारी शायद दिन के अंत में पूरी रिपोर्ट चाहते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि बीएलओस के लिए दिन का अंत होता ही नहीं है। फील्ड वर्क के बाद डेटा एंट्री और फिर रिपोर्टिंग मीटिंग, मतलब 24 घंटों में से 18-20 घंटे तो काम और उससे जुड़ी गतिविधियों में ही जा रहे हैं। सोने का,
परिवार के साथ बैठने का या खुद को संभालने का कोई समय ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक मांग वाली नौकरी या डिमांडिंग जॉब नहीं है, ये तो मानवीयता की सीमाओं को लांघ रहा है। बिल्कुल, ये शोषण है और कुछ नहीं। और स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है जो इस पूरी स्थिति को और भी साफ कर देती है। क्या? इन कर्मचारियों के पास कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई ओवरटाइम का प्रावधान नहीं है, और सबसे जरूरी बात, उन्हें इंसानी ट्रीटमेंट यानी मानवीय व्यवहार तक नहीं मिल रहा। ये एक ऐसी मशीन की तस्वीर है जिसका हर पुर्जा चीख रहा है, टूट रहा है, लेकिन उसे चलाने वाले को सिर्फ मशीन के आउटपुट से मतलब है, पुर्जों की परवाह नहीं।